नाजरीन, वेलकम टू कश्मीर इन फोकस। हमारा सिलसिला MATV पे आप रेगुलरली वीकली देख रहे हैं, जिसमें हम एब्रोगेशन ऑफ 370 के हवाले से जो कश्मीर के अंदर चर्चा हुई है और जो कश्मीर के अंदर तब्दीलियां आई हैं और उसके हवाले से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रीजन की तब्दील हो रही है जिस तरह से, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और हमारे मेहमान जो होते हैं उनको हम बुलाते हैं जो कश्मीर से एक गहरा जज्बाती और नजरियाती रिश्ता रखते हैं। आज हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेजर गौरव आर्य जो हैं वो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं और एक मारूफ तजिया निगार हैं। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया आप आए आज हमारे प्रोग्राम में। और मैं जानता हूं आप अभी थके होंगे, अभी जो एग्जॉस्शन जो है वो आपकी उतरी नहीं होगी क्योंकि आप हाल ही में लद्दाख से आए। तो मैं लद्दाख से ही शुरू करना चाहूंगा। मेजर साहब, हमारे यूरोप में और अमेरिका में हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा फीडबैक दें कि क्या सिचुएशन है इस वक्त लद्दाख की, खास तौर पे हमारे जो सेना है उसका मोराल जो है, और उन्होंने आपसे गुफ्तगू की होगी, थोड़ा सा हमारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारे हिंदुस्तान और डायस्पोरा की जनता को भी पता चले कि वो क्या सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कोई मैसेज दिया हो जनता के लिए, तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। जी अमजद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट करा मुझे। मैं अमजद साहब वहां पे लद्दाख में था, तकरीबन 6 दिन रहा लद्दाख में, और बहुत गजब की जगह है। और मैं टोटल इंडियन आर्मी के साथ ही रहा, मतलब 6 के 6 दिन उन्हीं के पास रहा और उनके साथ पूरा शूट करा, बैठ के बातें करी, गुफ्तगू करी। मोराल तो बहुत हाई है उन लोगों का, और एक फीलिंग भी है कि चीन ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है। ये कहीं ना कहीं मन में एक बात है कि एक करार था, जो जैसे 2 मुल्क होते हैं तो चीन ने वो करार तोड़ा, लेकिन एक मन में ये भी एक बात है, एक भावना है कि साहब एक बार हो गया सो हो गया, अगली बार नहीं होने देंगे। तो मैं थोड़ा आगे तक भी गया और मैंने पूरा देखा कि पूरे एक और चीज अमजद साहब जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने आर्मी कमांडर साहब थे, मैंने आर्मी कमांडर साहब को मैंने इंटरव्यू करा, तो आर्मी कमांडर साहब से लेकर जो जवान था, एवरीबडी वाज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज सर, इन द सेंस दैट कभी कभी हो जाता है ना, आप इतने लेवल्स होते हैं तो कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, चाइनीज विस्पर आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, एवरीबडी वाज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। तो वहां पे रसद जो है, वहां पे जो मटेरियल जाना था वो पहुंच चुका है, एवरीबडी इज ऑन फुल अलर्ट, लेकिन मोराल इज एब्सोल्युटली हाई। बहुत गजब जबरदस्त मोराल है सर वहां पे, जो मैंने देखा पर्सनली। और देश के लिए तो बस यही कह रहे थे कि बस कि इंडिपेंडेंस डे है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कई लोगों ने कि सब वो लोग थे जो हमें इंडिपेंडेंस दे गए, और अब हमारे ऊपर ये है कि हम लोग उसको मेंटेन करके रखें, तो उसके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस देनी होंगे हम देंगे। तो ये सब बातें वहां पे चल रही थी, एंड द मूड इज वेरी गुड, मोरल इज वेरी गुड एंड पॉजिटिव सर। तो अफसरों से लेकर सिपाहियों तक जो हमारी सेना है उसका मोराल एक जैसा है, यानी एक ही तरह का बुलंद, हिमालय की चोटियों की तरह बुलंद है। और इस दफा वो जो धोखा खाया उन्होंने, क्योंकि आप बता रहे थे अपने दूसरे प्रोग्रामों में कि कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है, गालबन 3-4 किलोमीटर का इलाका है, तो ये एक दूसरे के इलाके में जाते रहते हैं। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने कहा कि हम उनको ड्राई फ्रूट देते हैं, वो हमें इसी तरह से कुछ देते हैं। तो एक म्यूचुअल एक ट्रस्ट था जो चाइना ने तोड़ा। जी यही साहब मैं आपको बताता हूं, जैसे कारगिल में हुआ था पाकिस्तान के साथ, वही केस था। हमने मैप साइन करे थे, और हर विंटर को हम लोग, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन एक दूसरे से बात करते थे। हर विंटर को दोनों तरफ से ट्रूप्स नीचे आते थे, फिर समर में वापस ऊपर चढ़ जाते थे अगले साल। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, वही चीन ने भी करा इस बार। और जो ड्राई फ्रूट वाला सिलसिला जो आप बता रहे हैं, जब मैं था लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तो सब ठीक है, वो लोग भी आते थे, हम लोग भी जाते थे वहां पे, लेकिन एक कॉर्डियल रिलेशन हर समय था। ये कभी वहां पे 50-55 साल से सब गोली नहीं चली, वहां पे मारपीट नहीं हुई, धक्का मुक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ वहां पे। बस ऑब्जेक्ट करते थे, हाथ खड़ा करते थे, झंडा दिखाते थे, कॉन्फ्रेंस होती थी, साइन करके वापस चले जाते थे। तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया। पर क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी आपकी नजर में क्या ऐसी तब्दीली आई, क्या ऐसी वजह हुई कि चाइना ने इस किस्म का जो है कदम उठाया?
मुझे लगता है अमजद साहब, जहां तक मेरी रीडिंग है, इसका जमीन से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं साहब जमीन पे नजर है, वो आज से नहीं है, वो तो कई सालों से है। और चाइना का कुछ लगभग आप ये लगा लेंगे करीब 22-23 मुल्कों के साथ उसका झगड़ा है जमीन का। जिन मुल्कों के साथ उसकी सरहद भी नहीं मिलती, वो 2 मुल्क छोड़ के तीसरे मुल्क के साथ भी उसकी प्रॉब्लम है। ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ में आया, कि ये अचानक शुरू हुआ, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। सिर्फ ये बात थी कि कोरोना वायरस के होने के बाद जो शी जिनपिंग हैं, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी हैं, बड़े पावरफुल, कहते हैं माओ त्से तुंग के बाद ही वाज द मोस्ट पावरफुल और इज द मोस्ट पावरफुल लीडर। तो उनकी पोजीशन वीकन हुई है चाइना में, क्योंकि किसी तरीके से चाइना को आइसोलेट करा है दुनिया ने। बुरी नजर से चाइना को देखा है। लोगों ने बात करी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, आपके ऊपर फाइन लगाएंगे, और लोग वहां से फैक्ट्रियां अपनी हटा रहे हैं। चाइना की जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली मिलिट्री नहीं है, चाइना की असली स्ट्रेंथ इकोनॉमिक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ वो बिल्डअप कर रहा है अपने इकोनॉमी के बेस पे। तो कहीं ना कहीं वो, अच्छा, ही इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर री इलेक्शन इन अ ईयर और 2। जो उनके इंटरनल होते हैं पॉलिट ब्यूरो के, इंटरनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, तो राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सरहदों पे तनाव है, लगता है चुनाव है। तो सब तो वो वही मामला शी जिनपिंग के साथ हो गया कि इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते उन्होंने वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट करी है, लोगों के माइंड डाइवर्ट करें। लेकिन अमजद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट और लेके बता दूं आपको कि वहां पे भी चीन के अंदर भी काफी थूथू हुई है उनकी, क्योंकि जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे लोग, हमारे जो जवान, हमारे जो जिनकी डेथ हुई थी, मार्टर जो हुए थे हमारे जवान, हमने पब्लिकली उनको एक्नॉलेज करा और हमने पब्लिकली उनको हम लाए सबके सामने, हमने उनको सैल्यूट करा, लास्ट राइट्स दी। चाइना में एक का भी फ्यूनरल नहीं हुआ है। उन्होंने सारे के सारे मामले वैसे ही दबा दिए, जबकि हम लोग कहते हैं कि हमने 43 चाइनीज मारे। अमेरिकन इंटेलिजेंस का ये कहना है कि साहब करीब आई थिंक 35 या 36 का ऐसा कुछ फिगर CIA ने दिया था अपनी फॉर्मल रिपोर्ट में, कितने मारे गए। तो थोड़ा 4-5-6 का फर्क है हमारे और CIA के गिनती में। लेकिन बात यह है कि उनके भी बहुत मारे गए, हमसे ज्यादा। लेकिन चाइनीज ने माना नहीं, और अब वहां पे एक बैकलैश हो रहा है चाइना में कि साहब आपने देखिए, आप इतना भी नहीं कर सकते कि जो आपके देश के लिए मारे गए हैं आप उनको एक्नॉलेज करें पब्लिकली। ये बात हुई है जी। बिल्कुल, आप मेरा ख्याल है सही फरमा रहे हैं, इसलिए कि मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें कुछ ऐसा मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया खास तौर पर, जो कि मेरा ख्याल है कि चाइना ने उनको शायद कुछ प्रिविलेजेस दी होंगी या कुछ पर्क्स दी होंगी। वो भी लिख रहे हैं कि जी शी जिनपिंग जो है, इसके साथ गुजारा करना सीखना चाहिए और चाइना के साथ गुजारा करना सीखना चाहिए। तो कुछ हो रहा है, जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे वजन दिखता है, कुछ हो रहा है चीन में शी जिनपिंग की पॉपुलैरिटी के माध्यम से। अच्छा गौरव भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपका जम्मू कश्मीर के ऊपर बड़ा क्लियर कट आपकी जो है नजर है, और बड़ी गहरी नजर है, और 370 की एब्रोगेशन के बाद जो है वहाँ काफी सोचा जा रहा था, बल्कि यूनाइटेड नेशन के फ्लोर से तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी थी और ब्लड बाथ की धमकी दे दी थी, यानी कि तो ये सारा कुछ, लेकिन वो कुछ हमने देखा नहीं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ये जिसको ये तहरीक आजादी कहते हैं, और कुछ लोग इसको सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहते हैं, तो मेरा जो एक तजिया था वो ये था कि ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैसी है, जो ना जम्मू में है, ना लद्दाख में है, ना गिलगित बल्तिस्तान में है। तो इसके हवाले से आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, या आपका क्या एनालिसिस है कि ये क्या था, ये जो पिछले इतने दहाइयों से, डेकेड से ये जो चल रहा था, अब जो आके कोलैप्स हो गया है हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ये, और हुर्रियत के लोग भाग रहे हैं, और उसने रिजाइन भी कर दिया गिलानी ने, और उसको अब जैसे कोई रिटायर होता है, तो यहाँ पे जब कोई रिटायर होता है ना यूके में फैक्ट्री वर्कर, तो उसको सोने की घड़ी दी जाती थी पेंशन, तुम भाई तुमने इतने साल काम किया। तो ऐसे ही उसको तमगा दिया निशाने पाकिस्तान, ये रिटायर हो गया ना, काम खत्म हो गया, लगता है। लेकिन बाकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, जहां तक ये बात है कि इमरान खान साहब जो गए थे और यूनाइटेड नेशन के फ्लोर से उन्होंने धमकी दी, यही धमकी आसिफ गफूर साहब हैं, उनके जो पुराने DG ISP हैं, उन्होंने भी दी, और
बाजवा साहब की बड़ी तकलीफ, ये जिसको कहते हैं ना साहब गुफ्तार के गाजी हैं ये, और इनका कुछ है नहीं, ये बस बातें करते हैं लंबी चौड़ी और ये कर देंगे। बड़ा बोला था सरप्राइज देंगे और खून की नदियां बहेंगी और भारत जो है वो बारूद के ढेर में बैठा है। तो ये सब उन्होंने बातें कही, 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात है कि जहां तक जम्मू और कश्मीर की बात है साहब, ये जो वहां पे टेररिज्म शुरू हुआ, टेररिज्म 1989 में शुरू हुआ और इसको लोगों को वहां पे जो लोग थे जम्मू और कश्मीर में, उसके पहले ना यहाँ पे फिल्में बड़ी शूट होती थी अमजद साहब, बड़ी ना, ये कश्मीर की कली और शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर, ये लोग डल झील में नाच रहे हैं और गुलशन गुलफाम टीवी सीरियल बड़ा कश्मीर खूबसूरत तो जगह है। तो इसमें साहब काफी मामला हुआ करता था और ये लोग करते थे अपनी शूटिंग। 1989 देखिए, अगर सही में कोई सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट होता तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट होता तो वो आपके गिलगिट बाल्टिस्तान में भी आवाज उठती, आपके जो जम्मू में आवाज उठती, लद्दाख में आवाज उठती। इसके अलावा ये 1989 के पहले भी आवाज उठती। ये मैं आपको एक बात बताता हूं, एक था मकबूल शेरवानी, एक बंदा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था, 1947-48 की बात है, जो पाकिस्तान से कबायली आए थे कब्जा करने के लिए, उनको रोका था उसने। वो हीरो है बहुत बड़ा वहां पे, उसने पाकिस्तानियों को गलत रास्ता दिखा दिया, 2-3 दिन वहीं पे घूमते रहते, फिर उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं अमजद साहब कि जो हुआ है वहां पे 1965 में जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, जिसपे पाकिस्तान अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, जो कि एक्चुअली जम्मू में है। तो उन्होंने ये सोचा था कि साहब जब हम अखनूर पे अटैक करेंगे तो कश्मीर के जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं वो हथियार लेके हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो कोई एक बंदा नहीं आया वहां से। इनको पहले ही पता लग जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है ऐसे, लेकिन इनको पता नहीं लगा और चलिए साहब इनका जो भी था। तो ये इन्होंने शुरू करी एक रिलीजन का सपोर्ट लेके, और ये प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने भी इसको कबूल करा है कि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कबूल करा है अपनी किताब पे भी, और ये सब। तो ये सब उन्होंने कारगिल की लड़ाई और खैर वो सियाचिन के लिए भी थी, ये सब उन्होंने करा वहां पे शुरू करने का। अब तो वहां पे मामला मैं आपको बता दूं कि वहां पे साहब बुरहान वानी को भी भूल गए लोग। अब लोगों की शिकायत कुछ और है वहां पे। अब लोग कह रहे हैं साहब सड़क कब बनाओगे, स्कूल कब बनाओगे, कॉलेज कब बना रहे हो, आप हमारे लाइफस्टाइल की बात करो। ये अब 70 के बाद, जी अभी की बात कर रहा हूँ मैं, हफ्ता भर पहले की। यानी नैरेटिव चेंज हो गया, पॉलिटिकल नैरेटिव चेंज हो गया वहां। सर ऐसा है अमजद साहब कि वहां पे जो 2 पॉलिटिकल फैमिलीज थी जिनका शुरू से काफी, जिसको हिंदी में हम लोग, संस्कृत का वर्ड है वर्चस्व, ओवरऑल पावर, ओवरऑल सुजरेनिटी, जो उनका वर्चस्व था वो खत्म हो गया। उनका पूरा जो पॉलिटिक्स थी जो कि इस पे थी कि तुम डर के रहो, हिंदुस्तान तुम्हें खा जाएगा, हिंदुस्तान मार डालेगा, तुम अलग हो, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारा पीनल कोड अलग है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, तुम्हारा आईन अलग है, सब कुछ अलग है, तुम अलग हो, तुम इंडिया नहीं हो, ये कह के लोगों को बरगलाया गया। अच्छा एक और चीज बोली, जब हुआ ये 370-35 से हटा तो बोला कि साहब तुम्हारी जमीनें ले लेंगे, इंडिया से दिल्ली से लोग आएंगे और तुम्हारी जमीनें खरीद लेंगे। तो अभी मेरी किसी से बात हो रही थी कश्मीर में फोन करके, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने बोला जनाब 1 साल हो गया है, कितनी जमीनें आपकी खरीदनी है बताइए, कितने एकड़ खरीदनी? तो कह रहा था मुझे तो नहीं पता। मैंने बोला आपके कोई जान पहचान वाला हो जिसको पता हो, अखबार में कुछ छपाओ, सोशल मीडिया में कुछ छपाओ, कोई बंदा बोल दे कि साहब मेरी जमीन है जो खरीदी है। कह रहे ना साहब ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिला 1 साल में। तो मैंने ये सब, अब देखिए साहब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं ना अमजद साहब, अगर मेरे पास करोड़ रुपए आते हैं, 1 करोड़ मेरे पास होते हैं, तो मैं दिल्ली में जमीन खरीदूंगा जिससे मुझे कोई रेंट मिले, रिटर्न मिले। मैं कश्मीर में क्यों खरीदूंगा जहां पे साहब मैं साल में 15 दिन के लिए जाऊंगा, मेरी हार्ड अर्न मनी है, आप समझ रहे मेरी बात, मैं वहां पे खरीदूंगा जहां से मुझे कोई रिटर्न मिले, कमर्शियल रिटर्न मिले। मैंने कश्मीर में क्यों जमीन खरीदनी है वहां पे? तो ये सब गलत फहमियां फैलाई गई लोगों के, अब वो खत्म हो गई। सही। तो ये बताएं कि ये जो आपने बताया 1989 में आतंक फैलना शुरू हुआ, ये सारा कुछ हुआ, इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि शुरू में पाकिस्तान ने JKLF को इस्तेमाल किया ये रूट बनाने के लिए, और उसके बाद JKLF के जरिए जो लड़के वहां से आए उनको JKLF से हटा के मुजाहिदीन बनाया और उनकी ट्रेनिंग की, और यासीन मलिक नाम का एक शख्स भी इसी काफिले में शामिल था। इस पर कुछ रोशनी डालें
क्योंकि आपको पता है डायस्पोरा में रहने वाले जो हम लोग हैं, हम इतनी गहराई में चीजों को शायद ना जानते हो। जी अमजद साहब, ऐसा हुआ कि जेकेएलएफ बनाया जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट करके, और उनको ट्रेनिंग भी दी, पैसा भी दिया। फिर जेकेएलएफ का एक और मौजू सामने आया 1-1.5-2 साल के बाद, और उनका यह मौजू सामने आया कि साहब अगर इंडिया ने कश्मीर पे सो कॉल्ड कब्जा करा है तो कब्जा तो पाकिस्तान ने भी करा है, तो जो कश्मीर आजाद होगा फिर दोनों तरफ का कश्मीर आजाद होगा। अब ये आईएसआई को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी, तो काफी जेकेएलएफ के लीडर्स का असैसिनेशन भी हुआ, उनको जेल में भी डाला गया, और जो पाकिस्तान की तरफ फंस गए थे उनको पाकिस्तान में नजरबंद करके भी उनकी, जैसे कि उनकी फौज की आदत है, वो करा उन्होंने। फिर बाद में ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खोली गई वहां पे, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो साहब खोली गई वहां पे, आप देखिएगा किसी का कश्मीरी नाम नहीं है, दीज आर ऑल पैन अरेबिक नेम्स। जैश ए मोहम्मद, लश्कर, ये कश्मीरी जबान नहीं है, ये तो अरबी के नाम है, पैन इस्लामिक, पैन अरेबिक नेम्स, एक खास आइडियोलॉजी के रखे गए वहां पे नाम। और फिर आजादी के सो कॉल्ड जो वहां पे सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट था कि हमें आजादी चाहिए, उसको डायरेक्टली मजहब से जोड़ा गया। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि डायरेक्टली आपने रिलीजन के साथ उसको जोड़ा, क्योंकि आप चाहते थे कि हिंदुस्तान का भी मुसलमान आके कश्मीर में लड़े इंडियन आर्मी के खिलाफ, लेकिन कोई इंडिया का मुस्लिम गया नहीं लड़ने के लिए वहां पे, नोबडी वेंट देयर। तो ये सब चीजें हुई हैं। अब लेटेस्ट वो लोग क्या कर रहे हैं कि सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब उनको लगा कि साहब ये अल कायदा और इस्लामिक स्टेट, ये तो सब लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो किस तरीके से ये बताया जाए कि नहीं साहब ये एक रेसिस्टेंस मूवमेंट है, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो उन्होंने टीआरएफ करके एक नया टेररिस्ट ग्रुप खोल दिया, द रेसिस्टेंस फ्रंट। वो कुछ नहीं, वो लश्कर तैयबा का ही छोटा भाई है, लेकिन वो उस तरीके से उन्होंने बढ़ावा इसको दिया। तो ये लेटेस्ट चल रहा है वहां पे कश्मीर में। तो जेकेएलएफ को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, जेकेएलएफ तो रिडंडेंट है, हमारे यहाँ जेकेएलएफ का अब कोई वजूद नहीं है इंडिया में। अच्छा, जेकेएलएफ खत्म हो गई साहब, जेकेएलएफ का कोई काडर नहीं है, सब खत्म है। देखिए जेकेएलएफ खत्म हुई, कुछ जेकेएलएफ के लोग मुड़ मार के हुर्रियत में आ गए, और साहब अब जब से 370 हटाए हुर्रियत की कमर टूट गई। तो जो भारत के टेलीविजन शोज पे रात को 9 बजे आते थे ना सब, और जो बड़ा गालियां देते थे इंडिया को, उल्टी सीधी बातें बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे आजादी है बोलने की, तो इंडिया के चैनल पे आके इंडिया को गालियां देना इन लोगों ने हर रात को 9 बजे। अब वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देने लगे हैं, भारत के आइन का हवाला देने लगे हैं सब। तो ये फ्लिप हुआ है वहां पे। तो जितने भी हुर्रियत पसंद थे अब सब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दे रहे हैं। जेकेएलएफ डज नॉट एग्जिस्ट इन कश्मीर, इंडियन कश्मीर टुडे, क्योंकि जेकेएलएफ का वजूद ही नहीं है, उनके कोई मेंबरशिप ही नहीं है वहां पे। जेकेएलएफ का कोई वजूद बाकी नहीं है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी कोई मेंबरशिप नहीं है, और वो अब वहां पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहना है हमारे आज के मेहमान मेजर गौरव आर्या का। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन तो फिर हम पाकिस्तान को पकड़ेंगे, और पाकिस्तान को आज हम पकड़ेंगे कान से, क्योंकि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी और आईएसआई चीफ, ये लोग गए थे सऊदी अरेबिया वहां के क्राउन प्रिंस को मिलने, तो उसका अहवाल जरा उस पर गुफ्तगू होगी। जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। आपका अपना मोबाइल MATV मोबाइल लॉन्चिंग सून। आज की इस दुनिया में अगर आपको लगता है कि आप पीछे छूट गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे कारण क्या है, तो आइए और बात करिए मेरे साथ प्रोग्राम जन्म कुंडली में दोपहर 12 बजे हर फ्राइडे, और मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब जन्म कुंडली के माध्यम से, प्रोग्राम जन्म कुंडली में।
यूके में हिंदी का पहला अखबार जगत वाणी। Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14 February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930 508888। दैट इज 07930 508888। The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कश्मीर इन फोकस MATV पर, जो कि एब्रोगेशन ऑफ 370 के हवाले से एक प्रोग्रामों का सिलसिला है। आज के हमारे मेहमान हैं नामवर तजिया नगार, डिफेंस एनालिस्ट मेजर गौरव आर्या। मेरे साहब, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ये जो अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के तल्लुकात में बड़ा तनाव आ गया है, उन्होंने इनकी तेल की 3.2 अरब बिलियन डॉलर की तेल की जो क्रेडिट फैसिलिटी थी ऑयल की, वो भी खत्म कर दी है। बाजवा वगैरह गए थे, क्या हुआ? नहीं साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब, अब इनको हम जब डिप्लोमेट्स की बात करते हैं तो दे आर सपोज टू बी बैलेंस्ड पीपल। वो नाप तोल के बोलते हैं, जैसे कोई इंसान कर्ज देता है ना, उनको वैसे बोलना चाहिए। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब का पहला केस नहीं है, ये बोल देते हैं, हवाई फायर कर देते हैं बीच बीच में। ये इन्होंने फिर हवाई फायर करा। अब जो रिलेशनशिप ओरिजिनली सऊदीज और पाकिस्तान की रही, दैट वाज नेवर थ्रू पॉलिटिशियंस, इट वाज ऑलवेज थ्रू GHQ रावलपिंडी। आप जो सऊदीज का रिलेशनशिप हर समय रहा है, वो पाकिस्तान की फौज से रहा है, पाकिस्तान के जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ कभी नहीं रहा। क्या हुआ कि जब ये रिलेशनशिप डैमेज हुआ तो फिर सीधी बात, अब रिपेयर करने के लिए तो फौज ही जाएगा। अब वहां पे जाएंगे, रहील शरीफ साहब भी वहीं पे बैठे हुए हैं, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। डैमेज कैसे हुआ? डैमेज साहब इस तरीके से हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान है, उसको पसंद नहीं है। आप खुले तौर पे ये बोल रहे हैं साहब कि अगर आपने कश्मीर में हमारा साथ नहीं दिया तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन गया भाड़ में। हम अपने 2-3 मुल्क, जिसमें शामिल मलेशिया, शामिल तुर्की, शामिल ईरान, हम उससे एक अपना अलग ब्लॉक बना लेंगे। अरे आपके गांव का तो चौधरी सऊदी अरेबिया है, उसके पैसे पे तो उछल रहे हो आप। जिस चौधरी ने आपको पैसे दे रखे हैं, जिसके गांव में आप रहते हो, आप उसको खुला चैलेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ही विल गेट अपसेट। तो सऊदी अरेबिया गॉट अपसेट। अब ये बात ये है कि देखिए, तुर्की के पास इतना पैसा नहीं है। वो टीवी सीरियल अच्छी बना लेता है तुर्की, लेकिन तुर्की के पास पैसा नहीं है इतना। कोई ऐसी खास इकोनॉमी नहीं है तुर्की की जो तुर्की बोले कि साहब ये 5 बिलियन या 10 बिलियन का चेक दे दे पाकिस्तान को। ईरान ऑलरेडी अंडर सैंक्शंस है, मलेशिया को वैसे मार पड़ रही है, ठीक है। वो महातिर मोहम्मद ने काफी डैमेज कराया इंडिया के खिलाफ जब उसने बोला था कश्मीर में लेके।
पाम ऑयल और भी चीजें डिप्लोमेटिक। तो अगर इनको पैसा चाहिए या तो इनको चीन देगा या इनको अरब शेख देंगे, इनको और तीसरा कोई पैसा देने वाला है नहीं पाकिस्तानियों को। तो उनके साथ इन्होंने डैमेज करी है रिलेशनशिप। और ये आज से नहीं है साहब, ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, जब से इनको यूएई में और जगह इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, इनको सऊदी अरेबिया में सिविलियन ऑनर मिला, तब से पाकिस्तान खुला बोल रहा है, लगातार बोल रहा है क्यों दे दिया मोदी को। अरे हर एक मुल्क के अपने अपने इंटरेस्ट्स होते हैं, अपने मफादात होते हैं, उनके हिसाब से मुल्क काम करते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती, कि फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में फर्क होता है सर। इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि साहब फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। ये हर चीज को लव अफेयर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारा दोस्त है, फिर ये हमारे लिए सर कटा लेगा, ये हमारा दुश्मन है। अरे कोई दोस्त दुश्मन है ही नहीं साहब। जो पैसा देता है, जिससे आपके मफादात मिले हुए हैं, वो आपका दोस्त है। जिससे नहीं मिले उसको किनारे करो, आगे बढ़ो। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अब सऊदी अरब गुस्सा हो रखा है, इनसे बैठा गए हैं बाजवा साहब मनाने के लिए। देखिए साहब, नहीं, बाजवा साहब तो अब वापस मेरा ख्याल है आ चुके हैं आज। और बल्कि वो जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने तो मीटिंग की थी आपस में और फैसला हुआ था कि वो नहीं मिलेंगे। और उनके छोटे भाई जो डिफेंस को डील करते हैं खालिद, वो प्रिंस खालिद मिले हैं इनसे। और उन्होंने जो पाइपलाइन जो थी क्रेडिट की वो बहाल नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। सो मच सो कि कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुई। आमतौर पे इतने बड़े क्राइसिस के बाद जब दो देशों के लोग मिलते हैं तो कोई स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जारी होती है। चलो वो नहीं होती तो प्रेस स्टेटमेंट जारी होती है, कुछ भी नहीं हुआ और ये वापस आ गए। तो ये लगता है कि इस वक्त जो है, जो दावा किया था इमरान खान ने 27 जुलाई को पिछले अपना 2018 में, कि पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में फौज और सिविलियन गवर्नमेंट एक पेज पे है। मुझे लगता है वो एक पेज नहीं बल्कि एक बुक में भी नहीं है। क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी अमजद साहब बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज ये है ना, जॉइंट स्टेटमेंट तब होता है जब आप वंस इन अ वाइल जाएं। ये हर रोज पहुंचे रहते हैं वहां पे। दूसरी चीज ये है कि प्रिंस सलमान इज द हेड ऑफ स्टेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ही इज द हेड ऑफ स्टेट। ना मिलना बाजवा साहब से ये भी एक स्टेटमेंट अपने आप में है कि साहब यू आर नॉट माई इक्वल। क्या बात है जी, आप नीचे वाले ये तो आपको डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं। क्या तज्जिया फरमाया आपने? नहीं साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। तो आपने बोला नीचे वाले से बात करो। और एक तो ये चीज दिखा दी है। तो पाकिस्तान में इमरान खान जरूर उसको कुछ बड़ा समझते हैं बाजवा साहब को, कि बाजवा साहब बहुत फन्ने खा हैं, लेकिन बाहर तो नहीं है फन्ने खा, पाकिस्तान नहीं है। तो उनके बारे में मशहूर कहावत भी है ना पाकिस्तानी फौज के बारे में, कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं। सो दे आर फिक्सिंग इलेक्शन। उनका यही मामला है इनका। सो दैट इज व्हाट दे हैव डन। एंड आई थिंक इट्स बीन अ वेरी बैड विजिट फॉर पाकिस्तान। बड़ी उम्मीदें लगा के गए थे बाजवा साहब, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान का वही है ना, आर्मी चीफ साहब। इससे बड़ा ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान में नहीं है। तो ये तो वही साहब हुआ कि जैसे हम वो ताश जब खेलते हैं, उसमें हम जब रंग खेलते हैं तो आखिरी इक्का रह जाता है उसका रंग का, तो वही चलाना पड़ता है साहब। को भी पता लग जाता है कि भाई इसके पास अब कुछ पत्ते नहीं है, रह गए, खत्म है ये। तो आपने कहा, बहुत अच्छी बात की। नाजरीन, आपने सुना कि मेजर गौरव आर्या साहब ने फरमाया कि कोई स्टेटमेंट ना देना भी एक स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है ये आज का हमारे प्रोग्राम का सबसे खूबसूरत जुमला है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो अचानक खबर आई है कि यूएई और इजराइल के तल्लुकात डेवलप हो गए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए हैं। कल से उनकी जो टेलीफोनिक लाइंस हैं वो भी अब नॉर्मल ऑपरेट कर रही हैं। तो ये इसके क्या असरात होंगे विज़ाविज़ पाकिस्तान और इंडिया? देखिए साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के तो क्या असरात होने हैं साहब। ये पाकिस्तान ने, मुझे नहीं समझ में आया आज तक क्यों बैर पाल रखा है इजराइल से। किस चीज की दुश्मनी है आपकी? क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन को ले, वो कहते हैं मजहब की दुश्मनी है, ये यहूदी स्टेट है, सहूनी स्टेट है, ज़ायनिस्ट स्टेट है, फलस्तीनियों पे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अपना ज़ियाउल हक इनको याद नहीं है, जिसने हजारों फलस्तीनी 1969 में मार दिए थे साहब। ये 19 बिल्कुल, ये ब्लैक सितंबर की जो अपराइजिंग किया जॉर्डन में, जो कत्लो गारत हुई थी, इन्होंने हजारों के हिसाब से मारे थे फिलिस्तीनी।
पाकिस्तानी आर्मी ने खुद मारे, तो ये फिर ये अजीबोगरीब बात करते हैं। बहरहाल बात ये है कि इससे क्या हुआ कि आई थिंक इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके पीछे इंडिया का भी हाथ है, क्योंकि जब से मोदी सरकार इंडिया में आई है बहुत ज्यादा हमारा एक ताल्लुकात इजराइल के साथ बढ़ा है। एक जमाने में ऐसा था कि हम लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, इंडिया नहीं रिकॉग्नाइज करता था, क्योंकि हमें लगता था कि जो हमारे और बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बुरा लगेगा। लेकिन मोदी सरकार का यह मानना है कि क्यों बुरा लगेगा, मतलब कि हमारे जो मफादात हैं, हम किसी के लिए खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन जो हमारे मफादात हैं, जो हमारे फायदे हैं, वो तो हमें परस्यू करने पड़ेंगे, और अगर हमारे फायदे इजराइल के साथ हैं तो फिर हैं। तो ये जो आप यूएई की बात कर रहे हैं सब, अभी इसमें मैं बता रहा हूं पूरा अरब वर्ल्ड, ये ओआईसी बीच में से जिसको कहते हैं ना, चीर दिया ओआईसी को। ओआईसी में एक तरफ आपके ये हो गए ये सब जो टर्की, ईरान वगैरह, और दूसरी तरफ सारे के सारे अरब हो गए। एंड पाकिस्तान जितना भी कंडेम करे इसको, ठीक है सर, पाकिस्तान जितना भी कंडेम करे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट डज नॉट मैटर। ये सच बात है, ठीक है साहब। ये ब्लॉक बन चुका है, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, उनकी फोन लाइन, उनके हवाई जहाज, उनके ट्रेड, अब ये देखिएगा तेल भी सप्लाई करेंगे इजराइल को, ये सब कुछ होगा। इजराइल इनको वेपन सप्लाई करेगा क्योंकि इनके पास वेपन्स नहीं है। इजराइल विल सप्लाई वेपन्स, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ड्रिप इरिगेशन, डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, सब के सब इजराइल के पास है। इजराइल इनको देगा और ये इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करेंगे। क्यों नहीं करें? ठीक है, आपका एक पोजीशन है साहब पैलेस्टीन के ऊपर। अब देखिए साहब कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक आर्टिफिशियली एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करी कश्मीर में। मैं उसका कश्मीर का हवाला और बिल्कुल ये जो पैलेस्टीन का चल रहा है, मैं एक साथ, जो पाकिस्तानियों को बड़ी आदत है जोड़ने की, तो मैं फिर जोड़ रहा हूं इन्हीं की तरह। अब एक बात बताइए, आपने कर दिया, वहां पे क्या हुआ? 1948 के बाद 1 इंच जमीन नहीं ले पाया पाकिस्तानी आर्मी। आपने खुद की अपनी 3 नस्लों को बर्बाद कर दिया, ठीक है, उनको हेट सिखा के कि हिंदुस्तानी बुरा है, हिंदू बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। आपने, अच्छा, उससे निचोड़ क्या निकला? उससे हासिल क्या हुआ? अभी तक जंगें लड़ी, कुछ हासिल नहीं हुआ। टेररिज्म, दहशतगर्दी फैलाई, कुछ नहीं हुआ। यूएन में जा जाके आपने न्यूक्लियर धमकी दी, कुछ नहीं हुआ। आप एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गए, कुछ नहीं हुआ। आपने सब कुछ करके देख लिया, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, यू नेम इट, कुछ नहीं कर पाए। तो ये अरब स्टेट्स ने समझ लिया है कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, बेस्ट इज हाथ मिलाओ, आगे बढ़ो, बिकॉज देयर इज नथिंग। एंड इसके पीछे अमेरिका की डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा है, ट्रंप की डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा है, उनका डायरेक्ट हाथ है। एंड इजराइल की तरफ से भी ऐसे कहते कि जी हमारा जो मसला है वो ईरान के साथ है, आपके साथ कोई मसला ही नहीं हमारा। इनका तो प्रॉब्लम डायरेक्टली ईरान के साथ है, इनके साथ शेखों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। तो अब ये जो यूएई के साथ ताल्लुकात इनके नॉर्मलाइज हुए इजराइल के, तो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द और भी अरब ममालिक जो है वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि इजराइल चूंकि अरब की वाहिद डेमोक्रेटिक स्टेट है, क्योंकि वहाँ बाकी तो शेख ही हैं, सारे बादशाह हैं, और उस तरह से हुकूमतें हैं, डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन रेजीम्स हैं। तो इजराइल के साथ ताल्लुकात जब अरब मुल्कों के बहाल होते हैं तो इसके जो असरात हैं सियासी, जैसे जमहूरियत है, वहाँ पे औरतों के हकूक हैं और माइनॉरिटीज के हकूक है इजराइल में, जो ये बताते नहीं है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मिडिल ईस्ट पे? आप देख रहे हैं कैसे इसको? देखिए, मुझे तो लगता है कि इजराइल भी सीखेगा अरब जो अमीरात हैं उनसे, और ये लोग भी इजराइल से सीखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। वहां पे बहुत लोग ये नहीं जानते कि इजराइल में मुसलमानों को भी बराबर के हुकूक हैं, वो भी वहां पे रहते हैं, उनकी आर्मी में भी सर्व करते हैं, ऑफिसर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी हैं, सब कुछ है वहां पे, मिनिस्टर्स भी हैं, सब कुछ है। तो देखिए, इस दुनिया में सब प्लूरलिज्म के अलावा और कोई तरीका है नहीं। कोई बोले कि मैं टोटलिटेरियन स्टेट बना लूं, एक फाशिस्ट स्टेट बना लूं, मैं कुछ अलग से ही अपना कर लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो मुझे लगता है कि जो अरब दुनिया है वो बहुत सीखेगी इजराइल से, और इजराइल को भी बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए साहब, सारा का सारा तेल तो शेखों के पास है, पहली चीज, और ये बहुत बड़ा मार्केट है इजराइल वेपन्स का, इजरायली प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट अचानक खुल गया।
अब आप देखिए सऊदी अरब नेक्स्ट, आप जो इशारा था आपका कि और अरब कंट्री, सऊदी अरेबिया अगला खड़ा है लाइन में। अब आप इमेजिन, आप सोच सकते हैं, मैं तो तस्वुर नहीं कर सकता 2 साल पहले कि अभी सऊदी अरेबिया का एम्बेसी ऑफ सऊदी अरेबिया इन इजराइल, आप सोच लीजिए साहब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अब फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इसका क्या कर सकता है पाकिस्तान? और एक बात बताइए साहब, तुर्की जो है, तुर्की इजराइल के खिलाफ क्यों मुंह बना के बैठा हुआ है? क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? हम अग्री नहीं करते इजराइल के साथ। इजराइल का आपके साथ कोई लेना एक ना लेना दो साहब, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, आपकी अपनी। आप किसी को आम कर रहे हैं। फिर इजराइल देखिए साहब, जहां तक अगर आप ये कहेंगे कि साहब हिजबुल्लाह के को आपने वो करा है, फंड करा है ईरान ने, या ईरान कोई भी ऐसी पार्टी को फंड करता है, फिर इजराइल तो देखिए हिट बैक करेगा। इजराइल हैज बीन अंडर अटैक सिंस लास्ट 71 ईयर्स। इजराइल एक सीज के स्टेट में रहा है, ये बात सच है। और इजराइल ने लड़ाइयां लड़ी हैं, अपने लोग गंवाए हैं, अपने फौजी गंवाए हैं। इजराइल की सिंपल पॉलिसी, अगर उनको ये लगता है कि कोई अटैक करने वाला है, दे विल हिट। बट इजराइल को एक और चीज पता है कि अब जो अरब स्टेट्स हैं जिनके साथ उसकी लड़ाई होती थी, ये जॉर्डन वॉर्डन और इजिप्ट वगैरह, इराक, अब ये ठंडे बैठ गए, ये ठंडे बैठ गए साहब। असली उछलने वाला कौन है? इट इज ईरान। तो ईरान को सॉर्ट आउट कर लेंगे, बाकी सबके साथ दोस्ती करो। और इनके मफादात बहुत ज्यादा मिलते भी हैं अमजद साहब, इनके मफादात, इनके जो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा मिलते हैं अरबियों के और यहूदियों के। अच्छा, चलते हैं पाकिस्तान की ओर और देखते हैं कि पाकिस्तान देखे ना, ये तो अब ऐसे समझ लेना कि समुंदर में एक किस्म का भूचाल आया हुआ है, और जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो उस वक्त जो छोटी छोटी कश्तियां होती हैं वो उलट भी जाती हैं, डूब भी जाती हैं, या अगर उनके पास कोई बहुत बड़ा बहरी जहाज हो तो उसके साथ अपने रस्सी बांध के तो अपने आप को बचा के उस तूफान से निकाल भी लेती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी पे गामजन नजर नहीं आता, बल्कि अपने ही देश के लोगों को भूने जा रहा है। अभी कल का वाकया है कि हयात बलोच नामी एक नौजवान टीनेजर को उसके माँ बाप के सामने तुर्बत में एफसी, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है पाकिस्तान की आर्मी की, उन्होंने गोलियां मारकर भून दिया और उसकी लाश वहां काफी देर तक उनके माँ बाप के पैरों में पड़ी रही। तो ये एक वाकया ताजा तरीन है। इसी तरह सिंध में हम देख रहे हैं कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी एक नई ऑर्गेनाइजेशन उठ खड़ी हुई है, जो यकीनन नाम के लिहाज से तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके अंदर बहुत सारे कॉम्परस्त और पुराने लोग शामिल हैं। एक तवील हिस्ट्री है सिंध के लोगों की जागीरदारी निजाम के खिलाफ और पाकिस्तान के सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। इसी तरह पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि जब से मैंने एक बहुत ही वोकल होके पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हक में ये आवाज उठाई है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हम लोग भारत का हिस्सा बन जाएं और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख का हिस्सा बन जाए, तो वहां पे भी एक नया नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी आवाज के शामिल होने से उसके अंदर ज्यादा और ज्यादा वो आवाज अब बुलंद होती नजर आ रही है। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एथनिक और नेशनैलिटीज का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सेंटर के साथ, और सेंटर जिस तरह उसको हैंडल कर रही है क्रश करके, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए साहब, ये 1 यूनिट प्लान के बारे में तो सब जानते ही हैं। अयूब खान साहब, याहिया खान साहब, सब स्टार्टेड फ्रॉम जिन्नास टाइम। ये उनकी वजह, जिन्ना साहब 1947-48 में जब ढाका गए थे और तब से वो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा था। तो ये लैंग्वेज को लेके और कल्चर को लेके वहां पे एक बड़ी, क्योंकि पाकिस्तान, फिलॉसफी क्या है पाकिस्तान की? कोई पूछे कि भाई पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अपने आप को बताता है वी हु आर नॉट इंडिया। हम वो है जो हिंदुस्तान नहीं है। तो ये सोच के तो पाकिस्तान की फिलॉसफी, तो किस बेस पे पाकिस्तान बना था? इट वाज बेस्ड ऑन 2 नेशन थ्योरी कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होंगे, बेहतर है अलग अलग कर दिया जाए। ये इनका फिलॉसफी थी। तो मैं इस तरीके से देखता हूं, जो आपका सवाल है अमजद साहब, कि आगे चल के पाकिस्तान में और प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये लोग कभी बात नहीं करते, ये दबाने की कोशिश करते हैं। चल के पाकिस्तान में और प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, टॉक शो का एक आप भी करते हैं, आपको पता ही है कि टॉक शो का एक बड़ा मसला होता है कि जैसे ही कोई करारी बात होने लगे तो ब्रेक का टाइम आ जाता है। तो मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, कहीं जाइएगा नहीं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या साहब, डिफेंस एनालिस्ट। वापस आएंगे तो इनसे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे।
आपका अपना मोबाइल MATV मोबाइल लॉन्चिंग सून। यूके में हिंदी का पहला अखबार जगत वाणी। नमः शिवाय। मैं हूं पंडित पाठक, आपकी सेवा में आता हूं एवरी संडे बिटवीन 3 to 5 PM। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल का आंसर जानना चाहते हैं तो देखना न भूलिए panditpathak.guru every Sunday 3 PM only on MATV. Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14 February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flatbeds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208-572-1818. चलो घर बनाते हैं और आपको मिलवाते हैं आपके अपने बिल्डर से। सिंह ब्रदर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट जसवंत सिंह ठेकेदार। हर तरह का बिल्डिंग वर्क, न्यू बिल्डिंग, एक्सटेंशन, रेनोवेशन, पैटियो, गार्डन, गैरेज या शेड, हर तरह का काम अनुभवी कारीगरों द्वारा, सेटिस्फेक्शन गारंटीड। 50 साल के अनुभव के साथ सिंह ब्रदर बिल्डर्स। फॉर फ्री एस्टिमेट कॉल 07930508888। दैट इज 07930508888। The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. जी नाजरीन, वेलकम बैक। अब हमारा ये आखिरी सेगमेंट है और इसमें देखें बहुत सारी बातें करने वाली, और उसके लिए ये 1 घंटे का शो काफी नहीं है, तो हम आइंदा भी मेजर साहब को दावत देंगे हमारे शो में आने की। तो जी मेजर साहब, जहां से आप बात कर रहे थे ना, वहीं से इसको आगे चलाएं। जी साहब, तो मैंने बोला कि पाकिस्तान में हर समय एक दबाव रहा है सेंट्रलाइज करने का। अब पाकिस्तान में एक्चुअली जैसे उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज कोई बोलता नहीं है, ये सिखाई गई है। जो पंजाबी है वो पंजाबी बोल रहा है, सिंधी है सिंधी, बलोच बलोची बोल रहा है, पठान पश्तून बोल रहा है, जो भी अपनी लैंग्वेज है जिसकी, दरी वगैरह। यहां से इंडिया से जो गए थे कुछ लोग, यूपी बिहार से, दिल्ली से, वो लोग बोलते हैं उर्दू। तो आपने वो लैंग्वेज थोपने की, पाकिस्तान इम्प्लोजन के स्टेज में, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड है। देखिए साहब, उसके बिहाइंड हर एक मुल्क की एक फिलॉसफी होती है। पाकिस्तान की क्या फिलॉसफी है? वी हु आर नॉट इंडिया। पाकिस्तान वो है जो हिंदुस्तान नहीं है, वो डे 1 से उनकी फिलॉसफी रही है। इसीलिए जब आप लोगों को दबाएंगे पहचान के मामले में, ठीक है साहब, जब आपकी फौज काबिज हो जाएगी, जब आप लोगों के हक मारेंगे, तो फिर लोग उठेंगे, लोग साहब ये करेंगे। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, राइट साहब,
ये सब के सब चीजें अब ये पाकिस्तानी फौज ने दहशत के माहौल से जोड़ रखा है सबको जबरदस्ती। वरना आप देखिए साहब, पुराना मैं नाम भूल रहा हूं उनका साहब का, दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका डुअल पासपोर्ट है। देखिए आपका मेरा डुअल पासपोर्ट, और मुझे एक बात समझ में आती, वी आर कॉमन नॉर्मल पीपल। नहीं, अच्छा ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी हाँ, ये और उनके जो नेशनल असेंबली में लोग हैं, नेशनल असेंबली में लोग हैं जिनके दो दो पासपोर्ट हैं सब। ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। जिन्ना साहब का जो घर था बॉम्बे में पार्टीशन के वक्त, तो जिन्ना साहब ने वो घर बेचा नहीं था शुरू में, उन्होंने बोला रखो मैं आऊंगा वापस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि पाकिस्तान पता नहीं 2-3 साल 4-5 साल चलेगा, वापस इंडिया में मिलना है उसको। ये माइंडसेट जो अशराफिया है पाकिस्तान में, और मैं आपको बता रहा हूं ये माइंडसेट अभी भी है। ये नहीं कि इंडिया में मिलना है, ये कि कब तक चलेगा। आप देखिए, मैं अक्सर ये बात टीवी पे बोलता हूं, मेरे पाकिस्तानी गेस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपका जनरल अशफाक परवेज क़यादी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, ठीक है साहब। जनरल परवेज मुशर्रफ बैठा है दुबई ऑब्लिक लंदन में। आपके रहील शरीफ साहब आपके बैठे हैं साउथ। मेरा नहीं है, मेरा आपका ना कहें, मेरा नहीं है। और साहब मतलब आपका मतलब आपका नहीं, मतलब कहने का मतलब है मेरा, नॉट आपका, बट पाकिस्तानियों का जो है ये बैठा है साहब अमजद साहब बाहर, ठीक है ना। ये सब बाहर बैठे हैं। अब आप बात है, कौन सा ऐसा देश है जिसके सारे के सारे आर्मी चीफ बाहर है? हाउ इज इट पॉसिबल? इनके सबके बच्चे बाहर, इनके सबकी प्रॉपर्टीज बाहर। क्यों? क्योंकि अपने करप्शन इंडिया में नहीं होता क्या? इंडिया में गजब का करप्शन होता है, लेकिन इंडियन करप्शन करके ज्यादातर इंडिया में ही इन्वेस्ट करता है। क्योंकि देखिए, इट्स अ वेरी फनी थिंग, बड़ी मजाकिया बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आप देखिए जो भी इंडियन करप्शन होगा ना, पॉलिटिशियन, यहीं पे मॉल बनाने, यहीं पे प्लाजा बनाने, उसने यहीं पे सब कुछ करना है। जो पाकिस्तानी हर समय अपना पैसा बाहर ले जाएगा, उसको ट्रस्ट नहीं है अपने मुल्क, उसको ये नहीं पता कब तक चले ना चले। तो इसलिए भाई एक मेरा घर दुबई में होना चाहिए, जिस दिन यहां पे बम फटा मैं निकला यहां से। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द एंटायर दिस थिंग। आप उनके ब्यूरोक्रेट्स देखिए, आप आर्मी ऑफिसर्स, सबके सब तो दुबई में बैठे, एवरीबडी। इंडिया का मैं ऑक्सफोर्ड में गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, आई वाज इनवाइटेड टू गिव अ टॉक। तो वहां पे बच्चे मैंने देखे, तो पाकिस्तानीज भी थे उसमें, कुछ जनरल के बच्चे थे। तो मैं यही एक पाकिस्तानी साहब को बता रहा था, आई टोल्ड हिम दैट मैं कोई इंडियन जनरल सोच नहीं सकता कि जब तक उसके बच्चे को स्कॉलरशिप ना मिले, अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में पहुंचा दे। एन इंडियन जनरल कैन नॉट थिंक वो 3 बेडरूम के फ्लैट में गुड़गांव या नोएडा में रह लेगा, वो पैसे ही नहीं है, ही जस्ट गॉट हिज पेंशन। और वहां पे अरबपति खरबपति बैठे। तो दैट इज द थिंग। तो ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, तो अब इंसर्जेंसी जो है वो इतनी बढ़ गई है कि वो सिविल वॉर की शक्ल इख्तियार कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, और डेली की बुनियाद पर वहां टकराव हो रहा है। तो ये आपके ख्याल में इस वक्त कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स तो मौजूद है, पाकिस्तान के ब्रेकअप के, इकॉनमी उसकी तबाह है, फौज और सिविलियन गवर्नमेंट जो है एक दूसरे पर एतमाद नहीं करती, फॉरेन पॉलिसी उसकी बर्बाद हो गई है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव कंडीशंस तो राइप हैं। तो वो कौन से ऐसे सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं आपकी नजर में जो अभी लैक कर रहे हैं, या अगर हैं तो वो पूरी तरह इनहैंस नहीं हुए, जो इस प्रोसेस को तेज कर सके और इन लोगों की बेचारों की जान छूटे इस पाकिस्तान के जो है वो दहशतगर्द स्टेट से? अमृता, मुझे तो लगता है कि भारत को आगे आके मदद करनी चाहिए, जो भारत नहीं कर रहा। भारत को आगे आके मदद करनी चाहिए, मैं ये मानता हूं, और ये मैं खुलेआम बोल भी चुका हूं सब लोगों के सामने। आप उनकी सबसे पहले भारत की पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन ये पास करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान शुड बी फ्री। और फिर जो भी लोग हैं, क्योंकि भारत बहुत कंट्रीज को एड देता है, बहुत कंट्रीज को हेल्प करता है, आप एक डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए सबके ऊपर कि लोग सपोर्ट करें कि बलूचिस्तान शुड बी फ्री। यू गिव देम इकोनॉमिक एड, यू हेल्प द बलोच। आपको आगे बढ़ के बलोच को हेल्प करना पड़ेगा। देखिए, बलोच तो आर माइनॉरिटी इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर भी बलोच माइनॉरिटी है, और 44% लैंड मास पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का। तो इंडिया को इसलिए नहीं कि पाकिस्तान हमें कश्मीर में तंग कर रहा है इसलिए हम उसको बलूचिस्तान में तंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट द लॉजिक। लॉजिक ये है साहब कि अगर इंडिया चाहता है वो सुपर पावर कहलाए दुनिया में, तो आपको पहले सुपर पावर वाले काम करने पड़ेंगे, वैसी बोली बोलनी पड़ेगी सुपर पावर्स की। ये गांधी का देश तो है, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी का भी देश है। यू हैव टू बी अग्रेसिव
ये हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं तकरीर करके और वेबिनार करके और सेमिनार करके हमने कुछ कर दिया, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। बलोच रोज मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की दहशतगर्दी से मारे जा रहे हैं। हमारा फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट का फर्ज है, इंडियन पार्लियामेंट का फर्ज है, एज एन इंडियन सिटीजन मेरा फर्ज है कि हम अपने बलोच भाई बहनों की मदद करें, वरना एक चीज वो बहुत सफर करेंगे। और कश्मीर में आप देखें कि मैं पहले भी शायद कहीं के भी ये बात कर चुका हूं कि देखें जब कभी भी इंडिया ने मतलब पहल नहीं की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, क्योंकि इंडिया को जरूरत नहीं है। इंडिया ने कौन से यहाँ दहशतगर्द भेजने हैं, ठीक है ना। जो थोड़ी बहुत क्रॉस बॉर्डर शराब की स्मगलिंग होती है, वो उसके लिए तो क्रॉस बॉर्डर फायर की जरूरत नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान है ये करता है क्रॉस बॉर्डर फायर। और क्रॉस बॉर्डर फायर का मसला ये होता है कि अगर इन्होंने बटल के सेक्टर से फायरिंग की है तो ये नकयाल सेक्टर से भेजेंगे दहशतगर्दों को। अगर नकयाल में फायरिंग शुरू कर दी है तो ये खुईरट्टा से भेजेंगे। तो फिर इंडिया क्रॉस वापस रिटेलिएटरी फायर करता है। अब उसमें ये होता है कि कोलैटरल डैमेज होता है, सिविलियन उधर भी मरते हैं, सिविलियन इधर भी मरते हैं। वहां तो खैर 400 करोड़ देके मोदी जी ने बंकर्स, बड़े टॉप क्लास बंकर्स बनवा भी दिए और बन भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी तरफ जो है वेस्ट जम्मू जो ऑक्युपाइड है, यहाँ पे जो बंकर्स हैं उनमें बिजली पानी इस किस्म की कोई सहूलत नहीं है। तो जब बमबारी होती है तो हमारी लोग उसमें जाते थे, लेकिन हमारी औरतों ने अब मना कर दिया है। वो बमबारी कहती हैं अगर होगी और तो हम नहीं जाएंगी बंकर्स में, और वो घरों में ही रहती हैं, जिसकी वजह से जो कैजुअलिटीज हैं अब वो औरतों की ज्यादा हो रही हैं। और उसकी वजह ये है कि वो कहती हैं जब हम जाते हैं बंकर में तो ये अंधेरा होता है और जो पाकिस्तानी सोल्जर हमारे साथ उतरते हैं वो हमें हाथ लगाते हैं, हमें मोलेस्ट करते हैं। ये इनकी औकात है। तो वो फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने इनकार कर दिया बंकरों में जाने से। तो दूसरा वो ये कहती हैं कि जी हम जाती हैं बंकर, हमें बंकर कंडीशनल एंट्रेंस दी जाती है। ये उन्हें कहा जाता है हमारे साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखो तो फिर तुम बंकर में, हम तुम्हें सेफ जगह अच्छे बंकर में बिठाएंगे। तो इस वक्त यहाँ पे भी एक खामोश एक्सप्लॉयटेशन जो है वो चल रही है। जो खामोश सरफेस नजर आती है ना जम्मू, आजाद जम्मू कश्मीर के बड़ा नॉर्मल सा चल रहा है, उसके नीचे जो है सिमियर कर रहा है ये सेंटीमेंट बहुत ज्यादा। और अभी मुजफ्फराबाद में आप देखें 4 दिन पहले वहां पे बड़ा जबरदस्त जो है मशल बरदार जुलूस निकाला गया रात को कि नीलम जेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो। तो ये सी पैक के जो असरात पड़ रहे हैं हमारे इस में, ये भी तो इंडिया का टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड की हुई है। फिर मैं आपको ये मिसाल दे के आपकी तरफ आता हूं कि लद्दाख जो गिलगित बल्तिस्तान है, मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि हमारा कोटा था 10 लाख बोरी का सालाना। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आ गए वापस, तो हमें मजीद 5 लाख बोरी की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान ने बजाय वो 5 लाख बोरी कोटा बढ़ाने के जो 10 लाख था उसको 8 लाख कर दी, यानी उसमें से भी 2 लाख बोरी कम कर दी। और बहाना ये किया कि जी ये 10 लाख यहाँ तो यूज ही नहीं होती क्योंकि इसमें से बहुत सारा स्मगल हो जाता है। अब जाहिर है वो जो अफगानिस्तान स्मगल करते हैं थ्रू वकान कॉरिडोर या जो भी है, वो पाकिस्तान आर्मी के बगैर तो कोई स्मगल नहीं ना कर सकता। जिनके घर में गधे जिन्होंने पाले हुए या बकरियां पाली हुई हैं, वो बकरियों के ऊपर या गाय के ऊपर तो स्मगलिंग नहीं कर सकते ना। तो मैंने कितनी दफा ये कहा कि लद्दाख को भी मैंने आवाज दी यहां से बैठ के कि भाई आप लोग वहां से हमारे लिए चलो कुछ नहीं, गंदम ट्रकों में भर के गंदम ही भेज दो, बॉर्डर तक ही ले आओ, कारगिल तक ले आओ, आगे पाकिस्तान नहीं आने देता, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखें ना मेरे साहब, अब जम्मू से आजाद कश्मीर के लोगों के लिए या लद्दाख से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठती। इसकी क्या वजह है और इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? देखिए साहब, आवाज उठना, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अमजद साहब मैं करेक्शन करना चाहूंगा। अब धीरे धीरे आवाज उठना शुरू हो गई है। लोगों को पहले रियलाइजेशन नहीं था। ये जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से इन सब चीजों ने जोर पकड़ा है, एक पर्सनल लीडरशिप का एग्जाम्पल सेटअप करके। जैसे कि अभी धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के अंदर ये बात हो रही है कि मैं अभी लद्दाख में था, राइट, लोग बात करना शुरू कर दिया, आम आदमी ने बात करना, क्योंकि इंडिया चलता ही वैसे है, इंडिया धीरे चलता है सब।
ये बात सच है, लेकिन इंडिया फिर पीछे नहीं मुड़ता, एक बार कदम ले लिया तो ले लिया, चाहे वो धीरे से लिया। तो ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे जम्मू में और इधर शुरू हो चुका है। दिस थिंग हैज स्टार्टेड एंड पीपल आर नाउ ट्राइंग टू somehow get in touch with people from across and tell them that we are one people। देखिए, ये आपके जम्मू के एरिया में भी हो रखा है, क्योंकि आपकी जो भी लैंग्वेज है ना, आप लोगों की वहां की, वो जम्मू से बहुत मिलती है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जम्मू से बहुत ज्यादा, कश्मीरी लैंग्वेज तो इतनी नहीं बोलते। चाहे वो, मैं बात कर रहा था 2-3 पाकिस्तानियों से, तो कह रहे थे हम कश्मीरी है। मैंने बोला सब कश्मीरी तो नहीं है आप लोग, क्योंकि कश्मीरी जबान मुख्तलिफ है। तो बड़े अपसेट से हो गए, वो कहने लगे नहीं साहब हम तो अपने आप को कश्मीरी मानते हैं। हमने बोला मैं भी अपने आप को अगर बोल दूं कि अमेरिकन मानता हूं तो मैं अमेरिकन थोड़ा ना बन जाऊंगा, वो तो मैं हिंदुस्तानी। तो बस यही सब बातें चल रही थी। तो ये अब रियलाइजेशन आ चुका है पॉलिटिकल क्लास में, आम आदमी में, ये शुरू हो चुका है। ये मैंने ग्राउंड पे देखा था। नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आप देखेंगे 6-8 महीने, 1 साल में आप देखेंगे कि बहुत फर्क पड़ेगा, कॉन्वर्सेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। कॉन्वर्सेशन में बहुत फर्क पड़ेगा। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान थे गौरव आर्या साहब। बड़े मजे की बातें इन्होंने की हैं, और मैं अगर ये कहूं कि ये प्रोज में पोइट्री करते हैं तो वो भी गलत ना होगा। मसलन इन्होंने जब मैंने पूछा कि सऊदीया ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं की, तो उन्होंने कहा द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट डज नॉट मैटर, और ना स्टेटमेंट ना देना ही एक स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने हमें बताया कि अफसर से सिपाही तक लद्दाख में हमारी सेना का मोराल बुलंद है, हिमालय की चोटियों की तरह बुलंद और पायदार है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में हमें बताया कि भाई ये जो है गुफ्तार के गाजी हैं। इन्होंने मकबूल शेरवानी का भी जिक्र किया, जिन्होंने के वहां पे रोक के रखा पाकिस्तान की आर्मी को 1947 में। इम्प्लोजन कहते हैं होगा पाकिस्तान में, और ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड कंट्री थी। तो नाजरीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज कश्मीर इन फोकस में ज्वाइन किया। अगले हफ्ते ट्यूसडे को इसी समय आप दोबारा ट्यून इन कीजिएगा। मैं लाइन अप किया है वादी कश्मीर से एक मुसलमान नौजवान को, जो सहाफ़ी भी हैं और जिनके परिवार को दहशतगर्दी का जो है सामना रहा, और उनकी वालदा जो है वो दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुई, गो के वो एक मुसलमान घराना था। नाजरीन, थोड़ी देर में हमारा ये प्रोग्राम आप फेसबुक और यूट्यूब, हमारा जो चैनल है MATV का, उस पे भी देख सकेंगे। आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने भाई का, अपने साथी का, अपने मुजाहिद का, अपने दोस्त का, और भारत के इस सपूत का, जिसने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया हर प्लेटफॉर्म पे, और भारत का सर फख्र से बुलंद किया। मेजर गौरव आर्या साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर, थैंक यू।